Good evening, all of you in virtual class. Good evening, all of you here. रीजनल प्लानिंग को ना हम इस तरह से बहुत आराम से समझ सकते हैं that it is the study of complete syllabus. अभी हमने इंडियन पॉपुलेशन की स्टडी नहीं की है, बट पॉपुलेशन के बारे में आइडिया हमें है बिकॉज वी हैव डन दैट विद ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड. तो इतना प्रोमिनेंटली मिसिंग नहीं है ह्यूमन एलिमेंट में, बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अप्लाई करो, फिजिकल ज्योग्राफी को अप्लाई करो. If you try to take that into consideration, why do you think that India has got so many categories of the areas or communities which are left behind? हमें इतना massive diverse regional planning की जरूरत क्यों है कंट्री में? Development do not appear everywhere all at once. सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. किस वजह की प्रॉब्लम है? मेरी लोकेशन मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी कल्चरल कम्युनिटी मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी हजार्ड प्रोन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक फ्रिजिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है. पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड दैट डाइवर्सिटी जस्टिफाइज द फैक्ट कि हर चीज हर एरिया के लिए, हर कम्युनिटी के लिए एक तरीके से काम नहीं कर पाएगी. एंड दैट इज द रीजन देयर इज द एब्सेंस ऑफ imprints of development, mobilization of development in multiple locations, and we tried to bridge that gap since fifth plan period. अच्छा, fifth plan period भी बोल रहे हैं, तब भी वही वाली बात हो रही है. हम फिर से रोस्टोव की वैलिडिटी जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई भी सेंट्रलाइज स्टेट समय लेता है बनने के लिए वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता. और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेलफेयर के लिए यू हैव टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, यू हैव टू मोबिलाइज योर टेक्नोलॉजी, यू हैव टू मोबिलाइज योर एफर्ट्स टुवर्ड्स दोज एरिया कम्युनिटीज व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड, जो अपने आप से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. अपने आप से आगे बढ़ेंगे तो हम कौन से सिस्टम हो गए? पल्सेटिंग, कैस्केडिंग. और अगर मुझे सपोर्ट चाहिए उसके बाद हम ग्रो करेंगे तो हम कौन से हो गए? कंट्रोल्ड. तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए रीजनल प्लानिंग की इतनी बिग रेंज क्यों है? क्योंकि इंडिया इज द कंट्री दैट is known for her diversity, and this has been the beauty of our country. We have been one of the most consistent example of unity in diversity, and that is what you have to take as your foundation as we inch closer to talk about geopolitical or political aspects of India. We are learning rural development. हमने ब्लॉक क्रिएट किया है बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट. बैकवर्डनेस के रीजन क्या है और बैकवर्डनेस को टेम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट जस्ट एट द कंक्लूजन. आइलैंड टेरिटरी करने के बाद बताएंगे. 4 कैटेगरीज इसमें अप्लाई की है क्योंकि बैकवर्ड एरिया प्लानिंग सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर अवेयर ऑफ कि बैकवर्ड एरिया में हम फ्लड ड्राउट को नहीं इंक्लूड कर सकते. बट अगर एग्जामिनर ने मुझे बैकवर्ड एरिया प्लानिंग के बारे में पूछा तो मुझे किन के बारे में लिखना चाहिए? प्रायोरिटी में लिखो रूरल 69%. उसके बाद एड ऑन कर दो ट्राइबल, आइलैंड. हिल एरिया में मेरे पास बहुत क्रिस्प सा इंफॉर्मेशन है, जैसे हम वहां पहुंचेंगे आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि हिल एरिया क्या हो गया? हिली एरिया में डोमिनेंटली रूरल डायमेंशन है, हिली एरिया में डोमिनेंटली ट्राइबल डायमेंशन है. हिली एरियाज कौन कौन से डिमार्केटेड है? विल जस्ट गेट ऑन देयर. एंड हिली एरिया को अगर इन दोनों के, बिकॉज दे ओवरलैप, अगर मैं कह रही हूँ 69% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन इज इन रूरल एरिया एंड वी हैव गॉट बैकवर्ड एरिया प्लानिंग एज रूरल डेवलपमेंट, तो 69% में ट्राइबल पॉपुलेशन भी तो इंक्लूडेड है. मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन किस पर है? या तो एग्रीकल्चरल डेवलपिंग ब्लॉक याद आ रहा है, भील, गोंड, संथाल्स, या फिर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर. क्योंकि जो आपका प्रिमिटिव कैटेगरी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, उसमें आपने प्री एग्रीकल्चरल स्टेज को सिर्फ नहीं लिया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. आपने नोमैडिक हर्डर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को भी तो लिया है. दैट कम्स अप इनटू द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर. तो रूरल में ट्राइबल भी आ सकता है, रूरल में आइलैंड भी आ सकता है, फ्लड प्रोन में आइलैंड भी आ सकता है. तो बाय डिफॉल्ट देयर इज एन ओवरलैप. बट जब आप बात कर रहे हो उन एरिया के स्पेसिफिक प्लानिंग की, तो देयर इज समथिंग दैट वी आर टारगेटिंग. सारे एरिया डेवलपमेंट में वी वांट टू इनकलकेट डेवलपमेंट. हम ग्रोथ सिंड्रोम इंजेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पीछे छूट गए. किस वजह से छूटे उसकी भी स्पेसिफिकेशन ली जा सकती है, और हमारा प्लानिंग का अल्टीमेट ओरिएंटेशन क्या है उस पर भी स्पेसिफिकेशन ली जा सकती है. बट हमेशा याद रखना, जब आपसे बैकवर्ड एरिया क्वेश्चन पूछेगा तो फोकल पॉइंट पर रूरल, फिर ट्राइबल, आइलैंड टेरिटरी, क्योंकि हमारे सिलेबस से हम डिराइव करें. हिल एरिया को आप छोड़ सकते हैं, वो आप खुद ही कन्विंस हो जाओगे जैसे हम हिल एरिया पर पहुंचे. ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की नट शेल में हमने आपको बताए थे 2 चीजें, डेवलपमेंटल क्लॉज है और प्रोटेक्टिव क्लॉज है.
चाहे आप उसको मेन प्लान चाहे सब प्लान पर अप्लाई कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट हम अभी भी पढ़ रहे हैं, हमने रूरल डेवलपमेंट को 3 पिलर्स में डिवाइड किया है। अवेलिंग डिग्निफाइड लिविंग, इकोनॉमिक मोमेंटम या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ हरियाली की बात थोड़ी ना कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की भी बात कर रहे हैं। यू आर टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ everything that is customized in terms of its requirement. अब बार बार मेरे ख्याल से टर्म आपने बाय हार्ट कर लिया है, इंक्लूसिव, डिसेंट्रलाइज्ड, डाइवर्सिफाइड, सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबिलिटी के क्लॉज में भी आप बाकी 2 को ऐड कर सकते हो, बट क्योंकि 3 ट्रिनिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, तो इसको इसी तरह से लिखना चाहिए। Infrastructure development for dignified living of rural dwellers. Number 2, bridging up rural-urban gap and developing rural infrastructure. 6 component of Bharat Nirman done. Sustainability oriented with हरियाली, हरियाली में ही हमने स्वच्छ भारत ग्रामीण को ऐड कर दिया। कौन से 3 पिलर बताए थे हरियाली के? जल्दी से याद कराओ, फटाफट फटाफट फटाफट। Sustainable agriculture, you know that, you have devoted sufficient time to learn it. दूसरा, रीडेवलपमेंट ऑफ डिप्लीटेड ग्रीन कवर, इसमें आपको बताया सोशल फॉरेस्ट्री के सारे इकोसिस्टम सर्विसेज को लगा दो जैसे डिटेल्स की जरूरत पड़े। एंड स्वच्छ भारत अभियान, मतलब यू आर टेकिंग वेस्ट मैनेजमेंट, recycling, lesser creation of waste and etc. And when I take a preference of sustainability, I am definitely taking National Social Assistance Program. अब आ जाओ इस कॉलम में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्विक पॉइंटर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉइंट 1, इट कोरिलेट इटसेल्फ, क्योंकि सबसे छोटा सा पॉइंट है तो यहीं से शुरू कर देंगे, पर पहले तीनों ही लिख लें। इट कोरिलेट इटसेल्फ विद फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट and wage employment. Okay, brief details. Financial inclusion, underline करके लिख देंगे, essentially highlights Jan Dhan Yojana along with DBT, justifying successful mainstreaming of ICT. Next, self-employment. Point 1 relates to development of rural enterprises by mix of bank credits and government subsidies. Next, it aims at creating off-farm economic activities. Objectives लिख रहे हो, pointers बना लो। Off-farm economic opportunities or progress. Next, mobilizing available rural resources. Mobilizing available rural resources. Next, skill enhancement of rural youth. Finally, revamping traditional rural production profile, integrating with new technique and prospects. Star mark. Deen Dayal Upadhyay Antodaya Ann Yojana, National Rural Livelihood Mission, AAY-National Rural Livelihood Mission, along with दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ब्रैकेट में लिखना प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट, दोनों को क्लब कर लो, इंटीग्रेटेड विद MSMEs प्रोविजन, फॉर्म्स फ्लैगशिप प्रोग्राम। लॉजिकल है ना? जब आप, अच्छा, इसकी शुरुआत जो है ना, माइक्रो एंटरप्राइजेस, मिक्सिंग गवर्नमेंट सब्सिडी एंड प्रोवाइडिंग ऑन द क्रेडिट, इसकी शुरुआत आप 1999 से देखते हैं। इसको मल्टीपल टाइम अलग अलग नाम दिए गए। पहले हमने इसको शुरू किया माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर रूरल इंडिया, फिर इसको रीनेम किया आजीविका, फिर इसको बोलने लगे आजीविका को ही ट्रांसलेट कर दो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2015 में हमने इसको नाम दे दिया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना। Then we have added National Rural Livelihood Mission as a suffix attached to it. And Kaushal Vikas Yojana by default, please recall the pillars of MSMEs. Skilling एक important domain है ना? तो हमारा लॉजिक क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का लॉजिक क्या है? मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है आउटसाइड एग्रीकल्चर, मुझे ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना है विद द मिक्स ऑफ न्यू टेक्निक।
मुझे रूरल रिसोर्सेज जो अभी तक भी फुली यूटिलाइज नहीं है उसको यूटिलाइज करना है। बाय डिफॉल्ट इट विल एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी, क्योंकि जितना मैसिव पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, हमने कई बार इस बारे में बात की और बार बार रिपीट किया है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड तब भी हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोबिलाइज करने का इंडिया का लॉजिक क्या है, डाइवर्ट पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है स्टैग्नेंट है, ओवर प्रेशराइज है, एक्सेसिव प्रेशराइज विद पॉपुलेशन लोड। और मुझे सही मायने में अगर डेवलपमेंट इंजेक्ट करना है, डेवलपमेंट बोल रहे हैं ग्रोथ नहीं, अगर मुझे सही मायने में डेवलपमेंट इंजेक्ट करना है तो मुझे पॉपुलेशन को हटाना पड़ेगा एग्रीकल्चर से, तभी पर कैपिटा परव्यू विल इंक्रीज। प्लस आई मस्ट डाइवर्सिफाई द इकोनॉमिक पोर्टफोलियो ऑफ रूरल इंडिया, क्योंकि अगर इकोनॉमिक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेंट्रिक भी है कि सिर्फ एग्रीकल्चर क्रॉप न रहे, इट शुड बी मिक्स्ड फार्मिंग, और डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो, इकोनॉमिक पोर्टफोलियो, सो इट विल बी फैसिलिटेटिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्किलिंग, एक सस्टेनेबल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट होगा। So that is the crux which has been linked up with MSMEs, and MSMEs provision by default is pushing more of rural enterprises than urban enterprises. तो ये एक important tool है towards economic growth, और जो सबसे highlighted है because of the renaming of it is wage employment। उसके बारे में बात करते हैं। सोचो आपसे बोले महात्मा गांधी नरेगा, नाउ जी राम जी, आप इसके बारे में बात करें तो आप कहेंगे भाई इसका सक्सेस क्या है? तो काफी प्रोग्रेसिव प्रोविजन है, माइलस्टोन प्रोविजन है। इन एनी केस 2005 से लीगल प्रोविजन देना कि ऑन डिमांड कोई आके आपके दरवाजे पर नहीं आएगा और नौकरी करो, आपको डिमांड करना है, ग्राम सभा डिसाइड करती है क्या काम कहां पर होना है, एंड इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ योर रिक्वेस्ट इफ यू आर नॉट गेटिंग द जॉब which earlier we were entitled to 100 days, but जब भी कोई किसी भी तरह का चैलेंजिंग सिचुएशन हो, जैसे विदर्भ महाराष्ट्र में रिसेंटली पिछले 2 सालों से हुआ ड्राउट अफेक्टेड एरिया में, अंडर देन महात्मा गांधी नरेगा वी प्रोवाइडेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर 150 डेज। हमने इसका जो बेसिक वेज है उसको भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को देखते हुए हमेशा अप्रेजल दिया है, तो काफी डायनामिक काइंड ऑफ अप्रोच रहा। डीबीटी से लिंक अप करके, आधार सीडिंग से, ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी से, देयर हैज बीन सफिशिएंट कैपिंग डाउन of ill practices, seepages of the quite major important funds that we are trying to mobilize. Livelihood security के logic के साथ इसको शुरू किया गया था, and it has gone far away with that. मतलब महात्मा गांधी नरेगा has surely mobilized on livelihood security for the rural household with win-win। अगर positive feedback system हो तो उसको कौन सा system बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हो तो कौन सा सिस्टम बोला जाता है उसको? मॉर्फोजेनेटिक। आप सेल्फ पल्सेटिंग ग्रोथ क्रिएट कर रहे हो। तो थोड़ा सोच कर देखो कि महात्मा गांधी नरेगा का टारगेट था लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना रूरल हाउस होल्ड को, और अपने डायनेमिक नेचर के हिसाब से इसने सफिशिएंटली किया भी। इनिशियल ईयर्स में कुछ हिकअप्स थे, बट अब बिकॉज ऑफ डीबीटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज लिंक्ड अप विद आधार सीडिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हैज बीन करेक्टेड। अच्छा, what are the other avenues where I think that महात्मा गांधी नरेगा has been successful? अगर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, जी राम जी is all set to build over the gains of महात्मा गांधी नरेगा कमेंट, तो क्या करोगे? जी राम जी तो अभी पास हुआ ना, प्रेसिडेंट ने नोट दे दिया, अब उसका इंप्लीकेशन क्या होगा? तो फ्यूचरिस्टिक गया, तो इट इज रीनेम्ड एंड रिवैम्प्ड। तो जो प्रोग्राम 2005 से चल रहा है उसका मुझे क्या बेनिफिट मिला? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, पॉपुलेशन और सोशल कैपिटल भी मोबिलाइज किया जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। आप सोच कर देखो, क्योंकि हमारा इंडियन सोसाइटी डोमिनेंटली पेट्रियार्किकल है कुछ लोकेशंस को छोड़कर, और रूरल इंडिया में इसका एक बड़ा मैसिव फाइनेंशियल सेटबैक है। लैंड ओनर या तो मेरे फादर होंगे या हस्बैंड होंगे या सन होगा। आई एज अ वुमेन कैन नॉट बी द लैंड ओनर, तो ऑटोमेटिकली हो गया कि आई एम नॉट मेंबर ऑफ, आई एम नॉट फाइनेंशियली इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल सिस्टम बिकॉज आई एम नॉट द ओनर। सो ऑटोमेटिकली फीमेल्स ऑफ रूरल इंडिया हैव नेवर बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सो कहीं से भी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए फॉर द as the most fundamental thing when we are talking about gender parity, तो वो चीज को ट्रिगर करना ही बड़ा मुश्किल काम था। अब आप महात्मा गांधी नरेगा को लेकर आएंगे तो रूरल नॉर्म्स को देखते हुए फीमेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू वर्क,
Females are grouped together to work, so it is not giving you that much of the problem also. Children are allowed to be taken at workplace, जैसे corporate functioning होता है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से आप 2-3-4 लेडीज को बेबी सिटिंग का टास्क भी दे देते हैं, बाकी लोग काम करेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इफ यू आर अटेनिंग जॉब अंडर महात्मा गांधी नरेगा, आपके अपने नाम पर एक एक्टिव सेविंग्स अकाउंट चाहिए, क्योंकि आपकी वेज जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी. दैट ट्रिगर्ड मैसिव जेंडर पैरिटी का पुश, जिसको हम हिडन इंपॉर्टेंस कहते हैं. हमारा सोसाइटल सेटअप ऐसा है कि सोसाइटल डिवाइड शोज इट्स इमेंस मैग्नीट्यूड इन रूरल इंडिया. आपने रूरल सेटलमेंट जब पढ़ा था, क्लस्टर्ड, कम हैमलेटेड, तब भी हमने आपको बताया था टोलास. इंडिया में जो पेरिफेरल हैमलेट्स होते हैं उनको बोलते हैं टोलास. टोलास किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे कंट्री में रूरल इंडिया में ज्यादा डोमिनेटिंग डिवाइड किया है कास्ट. अब आपने ग्राम सभा ने डिसाइड किया कि ये काम होना है, ये लोग जो हैं इनको इसमें काम देना है, तो आप थोड़ी ना ये बात करोगे कि मैं इस कास्ट के बंदे के साथ काम नहीं करने वाला. टू बिगिन विद, ग्राम सभा जस्ट ट्राइंग टू बी सेफ, प्लेइंग सेफ, लेट इट वर्क. हमने शुरुआत ऐसे की क्योंकि लार्जली हमारे विलेज में कम्युनिटी स्पेसिफिक पॉपुलेशन भी है, तो एक ही कम्युनिटी के लोगों को मोबिलाइज करके ताकि काम आसानी से हो, जिसने शुरू में तो बहुत ज्यादा कम्युनल गैप एनहांस किया. But eventually now it is like we are working together like in any urban setup. अब आप गांव से शहर पर आके किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी ना है कि मेरे साथ कौन काम करेगा मैं उसके डिसीजन लूं. मेरे को काम मिला, आई एम गेटिंग ऑन दैट वर्क, बिल्कुल उसी लॉजिक से. So strict mobilization of population as social capital by terminating or at least subsiding, hiding that societal divide that has been always the case of Indian rural setup. ये बहुत important developments हैं जिसके basis पर ही we are continuing on with it, of course with renaming and revamping. Quickly write down करेंगे. Wage employment, swift pointers. Wage employment Act passed 2005, mobilized 2006. Erstwhile Mahatma Gandhi Narega. Next, legal framework oriented towards providing livelihood security to rural household, provided the provision 100 days of wage employment on demand. Apart from injecting economic development, it has successfully mobilized. Achieved लिखना तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, तो मोबिलाइज लिखना. सक्सेसफुली मोबिलाइज, लिस्ट करो. जेंडर इक्वालिटी. नेक्स्ट, सोसाइटल इनइक्वालिटी. हैव मोबिलाइज लिख रहे हो तो इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी लिखो. हैव मोबिलाइज जेंडर इक्वालिटी, सोसाइटल इक्वालिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड फाइनली decreasing economic vulnerability of rural household. भाई स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में 100 days of waged employment, waste management. So you are taking what? Sustainability, regeneration of green, you are getting wage for it. Water harvesting approach, you are getting wage for it. तो sustainability का clause आ गया. जेंडर इक्वालिटी, सोसाइटल इक्वालिटी समझा दिया. रूरल रोड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशिंग, डेवलपमेंट ऑफ टॉयलेट्स. आई होप यू आर टेकिंग ऑन. इट अगेन गोज अप विद व्हाट? डिग्निफाइड रूरल लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. यू आर ईदर डेवलपिंग इट और यू आर मेंटेनिंग इट. कनाल मेंटेनेंस, आप ही का भला हो रहा है, आप ही कर रहे हो. पंचायत घर बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, उसमें आपको वेज एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और आप ही के बच्चे पढ़ने जाएंगे ना. तो दैट काइंड ऑफ अ गुड मोबिलाइजेशन दैट हैज बीन देयर. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग guaranteed 100 days of wage employment, so it automatically created what? Economic resilience, decreasing vulnerability. So it was a win-win thing altogether. It is a win-win thing. अब बॉक्स आइटम बना लो या स्टार मार्क करके बना लो. जी राम जी, that is विकसित भारत, guarantee of रोजगार and आजीविका mission Grameen is renamed and revamped MG Narega. Break the statement. 125 days of waged employment in a financial year
put a dash and write down. That is extended guarantee. List की तरह से लिखना, क्लब करेंगे. That is extended guarantee. Timely payment within 15 days. Bracket with the provision of compensation for delays. Funding structure as a 60:40. Bracket में लिख लो. For special states 90:10 as union and state sharing. Finally, supply driven framework. Supply driven framework. क्लब कीजिए सारे पॉइंट्स को. Extended guarantee, timely payment, funding structure and supply driven framework are points of difference from preceder. Conclude कर रहे हैं. Aligned with Viksit Bharat Vision, aligned with Viksit Bharat Vision 2047, it will continue to focus on creating durable assets with shift towards productive capital expenditure and stronger accountability. So I'm like Mahatma Gandhi Narega. मेरा भी अल्टीमेट लॉजिक यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मोर ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करें. तो महात्मा गांधी नरेगा का कैरी फॉरवर्ड है. वी वांट टू जनरेट मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट. दैट हैज गॉन विद ICT, seeding up of the Aadhaar, DBT. तो that has been the carry forward. There are points of difference. हमने गारंटी को एक्सटेंड कर दिया 125 दिन का. हमने फंड शेयरिंग को मॉडिफाई कर दिया. यूनियन गवर्नमेंट पे पूरा बर्डन न देकर स्टेट के साथ इसको शेयर कर दिया. वी हैव टेकन अप द डिमार्केशन वेरी क्लियरली ऑफ सप्लाई ड्रिवन, नॉट डिमांड ड्रिवन. जरा समझाओ क्या मतलब. पहले हम डिमांड ड्रिवन चल रहे थे, अब हम सप्लाई ड्रिवन चल रहे हैं. क्या मतलब, डिफरेंस क्या होता है? चलो छोड़ो उसको, पहले बताओ डिमांड ड्रिवन और सप्लाई ड्रिवन का क्या मतलब होता है. इकोनॉमिक मोमेंटम में तो दोनों ही चाहिए, सप्लाई भी चाहिए, डिमांड भी चाहिए. हम इसको कह रहे हैं, जी राम जी को हम कह रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स व्हाट वी आइडेंटिफाई सप्लाई ड्रिवन. व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब, फोकस कहां पर है? बाकी तो मेरे ख्याल सारे पॉइंट्स अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन कर. फ्यूचरिस्टिक. अगर आप आज की डेट में कहो मुझे आज इस चीज की रिक्वायरमेंट है, and then your parents or your elders are working towards availing you that, वो गया demand driven framework. हम अभी तक demand driven framework के साथ चल रहे थे. livelihood security के लिए ensuring wage employment to rural household, ताकि उनकी economic vulnerability को कम किया जा सके. supply driven का factor क्या है? हम futuristic reference लेके चल रहे थे. अभी लिखवा है in alignment to our विकसित भारत विजन 2047. कहने का क्या मतलब है कि हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमें रूरल इकोनॉमिक रेजिलियंस में, हमें रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ में आने वाले टाइम में क्या चीजें चाहिए. रोड चाहिए, ICT चाहिए, केबल नेटवर्किंग चाहिए. उन सबको देखते हुए सप्लाई ड्रिवन डेवलपमेंट. एंड दैट इज द रीजन इट इज मोर फ्यूचरिस्टिक compared to what has been more towards short term references. पर 2006 के लिए that was justified. We have built up towards that and we are now going to further grow from it. तो हम किसी भी पॉइंट पे महात्मा गांधी नरेगा को एज अ फेलियर नहीं बोल सकते और जी राम जी को एक नया प्रोग्राम नहीं बोल सकते. हमेशा इसको ये बोलेंगे इट इज रीनेम्ड एंड रीब्रांडेड. हम वैल्यू किसी के भी हाथ से नहीं ले रहे. दिस इज रूरल डेवलपमेंट फॉर अस. रूरल डेवलपमेंट की ट्रिनिटी को हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक किया था. काइंडली रिमाइंड मी दी 5 लिंक्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स. सबसे बड़ा ब्लॉक है बैकवर्ड एरिया प्लानिंग के लिए 69% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. बताइए 5 ऑब्जेक्टिव. कमान अभी 3 तो क्लास के शुरू में ही रिपीट किया हमने. ये लिखे हुए ना पिलर्स, इनके साथ ही बताओ. ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, बिल्ट अप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड डिग्निफाइड लिविंग टू रूरल ड्वेलर्स, ये ब्लॉक हो गया. इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ब्लॉक हो गया. एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रूरल एरिया, ये ब्लॉक हो गया. 5 ऑब्जेक्टिव, ट्रिनिटी एंड द सब डिवाइड. डन. आ जाओ आइलैंड. सिलेबस में लिखा है रीजनल प्लानिंग फॉर आइलैंड टेरिटरी. हमने अपने बैकवर्ड एरिया की लिस्ट में आइलैंड टेरिटरी को भी इंक्लूड. रीजनल प्लानिंग फॉर आइलैंड टेरिटरी. चलो फिजिकल ज्योग्राफी को रिकॉल करते हैं. आइलैंड टेरिटरी इन इंडिया और आइलैंड्स इन इंडिया, यहीं से शुरू करें. हाउ मेनी कैटेगरीज वी डिवाइड आइलैंड्स ऑफ इंडिया इनटू? जल्दी जल्दी. 3 कैटेगरी कौन कौन से? इनलैंड, नियर शोर एंड ओशियानिक. इनलैंड के 2 सब कैटेगरीज बताए थे.
हमें ना बहुत गुस्सा आता है आप लोगों पर। इनलैंड के 2 कैटेगरीज बताए थे, रिवराइन आइलैंड माजुली एंड सराउंडेड बाय सॉल्ट मार्शेस पचम खदेर बेला, नियर शोर के आइलैंड्स की कैटेगरी। कॉन्टिनेंटल एंड डिपोजिशनल। डिपोजिशनल में फिर मेरे पास हो सकते हैं रिवर डिपॉजिट, सी वेव डिपॉजिट, यस और नो। एपीजे व्हीलर आर्ट्सवाइली व्हीलर आइलैंड क्या बनेगा ये? सी वेव। पंबन क्या है? सी वेव। पंबोलों का पार्ट है ना। बाकी आप कहो गंगा सागर तो आप क्या बोलोगे? आपको बताओ गंधार तो क्या है? वो रिवर आइलैंड है ना। एंड देन ओशियानिक आइलैंड्स, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू टेक आइलैंड्स। कौन सा रीजनल प्लानिंग फॉर आइलैंड टेरिटरी, तो मेरा कौन सा कैटेगरी ऑफ आइलैंड होगा? ओशियानिक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सारे नीति आयोग के इमेजेस है। नीति आयोग इज फोरसीइंग आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, आईडीए 2017 से काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2017 से पहले आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट इंडिया के रेडार पर कभी था ही नहीं, बट इतना कस्टमाइज्ड एंड डेडिकेटेड डेवलपमेंट बाय डिफॉल्ट नहीं था। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कोई भी एरिया डेवलपमेंट में आप अल्टीमेटली क्या टारगेट करोगे? इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल। वही चीज यहां पर भी है, बट थोड़ा सा फोकल पॉइंट डिफरेंस है। जैसे ही आइलैंड टेरिटरी खत्म करते हैं फिर हम बॉक्स आइटम बनाएंगे कि रूरल डेवलपमेंट भी बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल डेवलपमेंट भी बैकवर्ड एरिया है, आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट भी बैकवर्ड एरिया और हिल एरिया भी बैकवर्ड एरिया। तो चारों में डिफरेंस क्या है? लोकेशन वाइज तो समझ में आ रहा है, और हमारा फोकल पॉइंट क्या चीज है तो वो समझ में ज्यादा आराम से आएगा। अभी फटाफट से क्रिएट कर रहे हैं आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट या रीजनल प्लानिंग फॉर आइलैंड टेरिटरी। पॉइंट 1, I'm more or less asking you to write the things here. I have given you the reminder, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक डेटा चेंज कर दिया, अब GIS बेस्ड हमने अप्लाई कर दिया, हमारा राउंड ऑफ करो तो 11,000। अब हम 7,516 किलोमीटर नहीं बोलते, ठीक है ना। चलो आइलैंड। पॉइंट 1, आउट ऑफ अप्रोक्सीमेट 1,300 आइलैंड्स, अंडमान निकोबार with 572 islands, bracket 38 inhabited and 36 Lakshadweep islands, bracket 10 inhabited, are targeted in regional planning for island territory. Box में बना लो। India's maritime potential highlighted by Niti Aayog not just includes 23 lakh square kilometer of exclusive economic zone, more than 11,000 kilometers of Indian coastline, but also approximate 600 unexplored territories, largely belonging to oceanic islands. बॉक्स को बंद कर दो। नीति आयोग कहता है इंडिया का मरीटाइम पोटेंशियल जो है वो सिर्फ मैसिव नहीं है, लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। तो सारा कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हमने इसमें जो जो चीज रिक्वायर्ड है उसको ले लिया। सबसे शुरू में आपको लिखवा दिया लगभग 1300 आइलैंड है हमारे पास, जिसमें 572 आपके अंडमान निकोबार में एंड 36 लक्षद्वीप में। तो आप क्या पूरे 1300 आइलैंड्स को जज कर रहे हो भी अपने आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट के लिए? नहीं। 572 यहाँ का ले लिया, 36 यहाँ का ले लिया, तो सबको नहीं ले रहे। एंड व्हेन आई टेक अ प्रेफरेंस ऑफ आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट इन रीजनल प्लानिंग, तो मेरा क्लैरिटी आ गया, मेरा फोकस जो है वो ओशियानिक आइलैंड्स पर है, सारे आइलैंड्स पर नहीं है। दूसरी चीज, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड एज मरीटाइम पोटेंशियल बाय नीति आयोग। तो मरीटाइम पोटेंशियल है, बाकी चीजें क्या है तो ये तो लिख लिया है। मेरे पास लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मोर देन 11,000 किलोमीटर्स का शोर लाइन, कोस्ट लाइन है, एंड मोर देन 600 अप्रोक्सीमेट 600 अनएक्सप्लॉइटेड टेरिटरीज हैं। और ये जो 600 अनएक्सप्लॉइटेड टेरिटरीज हैं ये मेजरली बिलोंग करती हैं ओशियानिक आइलैंड्स को। So you have got huge potentialities to mobilize a safe introduction that we have created. I hope it is comfortable. Diagram दूसरा बनाएंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं। Next pointer बनाएंगे। Oceanic islands are presently identified with multiple challenges. Challenges को underline करो, list कर लो। Number 1, in the category of environmental and climatic challenge, underline dash. Subpointers: changing climate, ecological fragility, natural hazards are prominent
क्या लिखोगे क्लाइमेट चेंज में, नेचुरल हजार्ड में, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी में? कौन सा इकोसिस्टम सेटअप होगा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में? मॉइस्ट एवरग्रीन, लिटोरल, 10 डिग्रीज चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। तो निकोबार किस में गया? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, कंट्री के डेंसेस्ट फॉरेस्ट एरिया में है आप जब आप बात कर रहे हैं ओशियानिक आइलैंड्स की। क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट हो रहा है? फॉरेस्ट फायर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वो सारी चीजों का प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज से सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज। आई एम नॉट जस्ट क्रिएटिंग स्ट्रॉन्गर साइक्लोन। कमॉन, पिछले 3-4 साल का एग्जाम्पल उठाकर देख लो। हम इसलिए हजार्ड रिस्क मिटिगेशन में इसके बाद ही आपको ले जाएंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें आइलैंड टेरिटरी के प्लानिंग में भी हजार्ड रिस्क मिटिगेशन को ऐड करना है। पर अगर वहां आपको हजार्ड में ले गए तो रीजनल प्लानिंग हाथ से छूट जाएगा। हिल एरिया डेवलपमेंट में भी हमें हजार्ड रिस्क मिटिगेशन की बात करनी है। अब आप खुद सोच के देखो, हिल एरिया डेवलपमेंट में हजार्ड क्या क्या हो सकता है। आज की डेट में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, आज की डेट में क्लाउड बर्स्टिंग है, बाई डिफॉल्ट को फ्लड के साथ रिलेट करेगा। फ्लड सोचो तो साइक्लोन से भी तो फ्लड आते हैं, वो माउंटेन पर तो नहीं आएंगे पर वो कोस्टल एरिया या आइलैंड्स पर आ जाएंगे। तो हमारे हाथ से रीजनल प्लानिंग छूट जाना है, इसलिए रीजनल प्लानिंग के साथ सिर्फ हजार्ड रिस्क मिटिगेशन करके छोड़ेंगे। और हजार्ड के कौन कौन सी कैटेगरी और एनडीएमए का क्या रोल है उसको हम अलग से ले लेंगे, जो मैं आपको बताया कंटेम्प्रेरी इश्यूज में ऐड करेंगे। तो जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करो तो आपने बेसिकली एक पूरा अम्ब्रेला हेडिंग ले लिया। चेंज ऑफ क्लाइमेट, हाउ इज इन्फ्लुएंसिंग इकोलॉजिकल सेटअप, हाउ इज मेकिंग द एरिया हजार्ड प्रोन। सी सरफेस टेम्परेचर के साथ अप्लाई कर दो, अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न अप्लाई कर दो, एवर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, लोकेशन, अनप्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हजार्ड कर दो। तो पॉइंटर्स आपके पास है तो आप इसको डिटेल आउट कर सकते हैं। तो पहला ब्लॉक आपका हुआ इकोलॉजी विद क्लाइमेट। दूसरा ब्लॉक लिखेंगे डेवलपमेंटल एंड लॉजिस्टिक बैकवर्डनेस, अंडरलाइन कर लो। इट प्राइमरीली रिलेट्स टू isolation due to lack of connectivity, deficit infrastructure development, as well as balancing development with conservation. Third and final, socio-geopolitical challenges. Socio-geopolitical challenges, इसमें कुछ सब डिफाइंड पॉइंटर्स बनाए जा सकते हैं। प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस कम्युनिटीज, नेक्स्ट लिख सकते हो एवर इंक्रीजिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, एवर इंक्रीजिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो, इलीगल इमिग्रेंट्स, नारकोटिक्स, टेररिज्म, क्लोज द ब्रैकेट एंड क्रिएट फाइनल पॉइंट, ever multiplying geopolitical sensitivity, ever multiplying geopolitical sensitivity of Indian Ocean region. बहुत डिटेल्स में हमें इसको पढ़ना है, जियोपॉलिटिक्स का एक टॉपिक है, बट अभी के लिए IOR जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिकल प्रोमिनेंस के कारण, एवर इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन रीजन के कारण, और दैट हैज बीन द रीजन वी एस्टैब्लिश्ड ट्राइस कमांड, ट्राइस सर्विसेज कमांड एस्टैब्लिश किया ना अंडमान निकोबार आइलैंड में। क्यों? क्योंकि व्हेन चाइना इज मार्किंग, चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में मलक्का डिलेमा से जस्टिफाइड था, बट जो हमने 2018 ऑनवर्ड्स चाइना का एक एग्रेशन देखा इंडियन ओशन रीजन में, वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि चाइना का प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन इज नॉट जस्ट मलक्का डिलेमा, इट हैज टू डू विद द जियोपॉलिटिकल एग्रेसिव एप्टीट्यूड दैट चाइना हैज बीन नोन फॉर। अगर आप उसको जस्टिफाई, उसको एड ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली 2018 वाज द ईयर व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड ट्रांसफरिंग इट्स वॉरशिप्स from Indian Ocean region to Pacific Ocean, or that was the time when we started the tug of war between North Korea and USA, जो Guam and etc. tussle हुए, क्योंकि USA found Pacific to be more greener field than Indian Ocean। तो इसको हम जियोपॉलिटिकली कहते हैं कि 2018 से United States of America have started decreasing its policing of Indian Ocean region, and that is the reason 2018 से पायरेसी बहुत ज्यादा बढ़ी इंडियन ओशन रीजन में, and that triggered the requirement. So it is internationally recommended corridor, some 490 nautical miles का है,
490 नॉटिकल माइल्स का इंटरनेशनली रिकमेंडेड कॉरिडोर है, जहां पर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल पायरेट्स थ्रेट, पायरेसी को कैसे डिफाइन करते हैं सब बताएंगे आपको जब इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स बताएंगे। पायरेसी थ्रेट को अबेट करने के लिए 490 नॉटिकल माइल्स के कॉरिडोर में आप अपने मर्चेंट वेसल को एस्कॉर्ट करने के लिए नेवल वेसल भेज सकते हो। अब मान लीजिए कि आपके जो चोक पॉइंट्स है, नाम सुना होगा, इंडियन ओशन के बहुत सारे चोक पॉइंट्स है जो पायरेसी हॉटस्पॉट्स कहे जाते हैं। इन चोक पॉइंट्स को कंबाइन ऑन करके मेरे पास 490 नॉटिकल माइल्स का इंटरनेशनली रिकमेंडेड कॉरिडोर है। तो अगर इंडियन वेसल के लिए जरूरी है कि उसका मर्चेंट वेसल नेवल वेसल एस्कॉर्ट करे, पहले तो यूएस वेसल्स थे, देवर पेट्रोलिंग, अब आपके लिए जरूरत होगी आप अपना काम खुद करो बिकॉज यूएसए इज नॉट पुलिसिंग इंडियन ओशन एनी फर्दर। तो पायरेसी थ्रेट अगर इंडिया के लिए बढ़ा तो चाइना के लिए भी बढ़ा, और उसी को हमने कहा चाइनीज मलक्का डिलेमा, क्योंकि 45% तक चाइनीज क्रूड ऑयल जो है वो आता है वेस्ट एशिया से। और अपने मैप की नॉलेज को अप्लाई करो, वेस्ट एशिया से आएगा तो कम से कम 2 चोक पॉइंट तो कवर करेगा ही करेगा। पर्शियन गल्फ, बाहर निकलोगे गल्फ ऑफ एडन, कौन सा स्ट्रेट, चले जाओ जोग्राफर्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहला चौक पॉइंट आ गया, मर्चेंट वेसल वहां से निकला, अब आप लेकर जाओ उसको चाइना की तरफ, दूसरा चौक पॉइंट आएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो चाइनीज वेसल्स को भी तो चाहिए स्पॉटिंग, दैट मार्क द एंट्री ऑफ चाइनीज नेवल वेसल इन इंडियन ओशन रीजन। मतलब चाइना का नेवल वेसल इंडियन ओशन रीजन में तो वैसे भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जियोपॉलिटिकल एकदम नए थ्रेट्स इवॉल्व हुए हैं जो बाय डिफॉल्ट कहता है आइलैंड टेरिटरी को अब हमने इग्नोर नहीं करना। तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें इंडिजिनस कम्युनिटी की आइडेंटिटी को भी बचाना है, डेवलपमेंट को मेन स्ट्रीम भी करना है, एवर मल्टीप्लाइंग जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी को भी अबेट करना है, और चेंज ऑफ द क्लाइमेट और उससे रिलेटेड मल्टीपल चैलेंजेस को भी करना है। इट्स क्वाइट होलसम काइंड ऑफ अ चैलेंज दैट वी आर हैविंग इन island territory. I hope it is comfortable. Next pointer, IDA, that is Island Development Agency, mobilized in 2017, involves direct orientation to mobilize untapped potentials and existing challenges for wholesome island territory development. IDA's functioning largely derives its orientation on strategic advantage, underline कर लो इसे, of Indian islands. Now the time to draw the diagram. अब इस डायग्राम का क्रक्स को समझिए, नीति आयोग के डैशबोर्ड से लिया हुआ डायग्राम है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ऑफ आइलैंड। अब आप सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया चाहो तो बना सकते हो, बनाना चाहिए क्योंकि कोच्चि, कोलकाता एक्सेट्रा आर बीन अप्लाइड है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ओवल्स में आ जाएंगे, सारे आइलैंड्स मार्क नहीं करने। एक तो डिस्टेंस फैक्टर, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, व्हेन आई से अंडमान निकोबार टू फुकेत टू सिंगापुर टू बैंकॉक, किस कंटेक्स्ट में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जब आप लक्षद्वीप की बात करो तो टू दुबई, टू मालदीव्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड प्लीज डोंट मिस टू सी द ब्लू लाइंस, इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस, प्रॉक्सिमिटी टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो आई हैव गॉट दैट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जिसको फिर हमने मोबिलाइज किया है। जल्दी से डायग्राम बनाइए, फिर हम आपको आगे इसके पॉइंटर्स पर बता लीजिए। शोर लाइन ऑफ इंडिया ड्रॉ करेंगे, एयर रूट एंड सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों चीजें। शोर लाइन ऑफ इंडिया नहीं बनाना चाहते हो तो भी डायग्राम बन सकता है, 2 ओवल्स बना लीजिए, एंड देन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के सारे लाइन नहीं बनाकर simple sea line of communication we are having proximity to Strait of Malacca, some 70 nautical miles away. Holistic and sustainable development of island territories in India thus have been mobilized. फिर हम केस स्टडी पिकअप करेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पाइपलाइन, साइक्लिक इकोनॉमी, सीवरेज कनेक्टिविटी, डेवलपिंग बेसिक एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैलेंज में लिखा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। दूसरे में कनेक्टिविटी, it is still to be connected, favorably connected to mainland. So connectivity में providing fast and reliable multimodal transportation within island, between island and mainland. New initiative बाद में लिखेंगे, economic activity, carrying capacity based on tourism and economic activity। इसका हम केस स्टडी पिकअप करेंगे, ग्रेट निकोबार।
बहुत मेजरली डिबेटेड है। एंड ऑफ कोर्स अंडमान निकोबार में मेरे पास जो सारा एविएशन लिंक क्रिएट किया गया उसके बारे में। एंड देन न्यू इनिशिएटिव, क्योंकि मुझे सस्टेनेबिलिटी भी तो लानी है। सो इट इज ग्रीन एनर्जी, प्रमोशन ऑफ फिशरीज एंड जॉब क्रिएशन फॉर आइलैंडर्स। आई थिंक इट इज सेल्फ सफिशिएंट। 4 पिलर है, 4 एरोज बना लो, या होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 4 बबल डायग्राम बना लो, कॉपी डाउन एज इट इज। आप डेवलपमेंट का लॉजिक समझ चुके हो, आपको सिर्फ उसके जो स्पेसिफिक पॉइंटर्स है उसको पकड़ना है। हम बात बार बार वही कर रहे हैं, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है। बट कहां पर क्या प्रायोरिटी में जाता है इसके बारे में बस ध्यान रखना है। डन। मोबिलाइज्ड एग्जांपल्स लिख रहे हैं, स्टार मार्क करके करिए। मोबिलाइज्ड एग्जांपल, मोबिलाइज्ड एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म गेटवेज, टूरिज्म गेटवेज अंडरलाइन करके डैश डालो। दैट इज मोबिलाइजिंग specific islands with specification of tourism related activity. Examples कुछ लिख सकते हैं आप, देखो थोड़ी देर, काफी बड़ी लिस्ट है, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। स्मिथ रॉस आइलैंड को नेचर या वाइल्ड एस्केप या एस्केप के तौर पर डेवलप करना है। वैसे ही आप देखें चेरियाम आइलैंड को सिंपली एक्विजिट, जैसे यू टेक इनटू रेफरेंस कि भाई आइलैंड में तो कोस्टल बीच टूरिज्म हम इनक्रेडिबल इंडिया से मोबिलाइज कर चुके हैं, और अब आपका जो रीनेम्ड एंड रीवैम्प प्रोग्राम है, नाम बताओ। तो आप बीच एंड कोस्टल टूरिज्म में तो आइलैंड्स तो हमेशा ही रखते हैं, लेकिन यहां पर क्या करें, टूरिज्म गेटवे का क्या मतलब है, डिफरेंट आइलैंड्स आइडेंटिफाइड विद डिफरेंट स्पेशलिटी टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक टूरिस्ट, ये है टूरिज्म गेटवे का डोमेन। अब इसमें बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स हैं, जैसे लॉन्ग आइलैंड को आप कह रहे हो एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। अब नेचुरल तो बाय डिफॉल्ट जस्टिफाइड होगा, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एग्जांपल है जिसको लिखा जाना चाहिए। टू डेवलप लॉन्ग आइलैंड एज यूनिक मॉडल ऑफ एमिशन फ्री विलेज एंड प्रमोट कल्चरल टूरिज्म। तो रूरल टूरिज्म भी हो गया एंड सस्टेनेबल डोमेन भी हो गया। बिल्कुल वैसे ही वी आर हैविंग बंगारम आइलैंड लक्षद्वीप का पैराडाइज ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, जो इंडियन डोमेन में नॉर्मली रहता नहीं है। So to develop this island as international destination for water sport. I hope you are understanding. So tourism gateway, we want to specify the island on the tourism map of world. कोई भी एग्जाम्पल 2-3 अपने चॉइस से फटाफट लिखकर हमें गो अहेड दीजिए। सैंपलिंग कर लो, कुछ अंडमान का ले लो, कुछ लक्षद्वीप का ले लो। अंडमान के तीनों ही ले लो, 3 ही एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, क्योंकि आपको बहुत क्लियरली बता चुके हैं, टूरिज्म डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। टूरिज्म गिव्स अस इन सितु डेवलपमेंट। आप अगर इन टूरिज्म गेटवेज को मोबिलाइज करेंगे तो आप सस्टेनेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर एंड कल्चरल डोमेन के साथ कनेक्टिविटी भी बाय डिफॉल्ट जनरेट करोगे बिटवीन द आइलैंड्स, बिटवीन आइलैंड्स मेनलैंड। मिनिकॉय को याद करो, लार्जेस्ट अटॉल है हमारे कंट्री का, साउथ ऑफ 9 डिग्रीज चैनल, उसको डेवलप करना है हमें मरीटाइम ट्रेड सेंटर के तौर पर। मिनिकॉय सेकंड प्रायोरिटी है ग्रेट निकोबार के बाद। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सदन हो गया ना, एंड मिनिकॉय लक्षद्वीप का सदन मोस्ट हो गया। ग्रेट निकोबार में बिल्कुल सदर्न टिप पर इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है ना, उसके थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में एक डॉट डालकर लिख दो कैंपबेल बे एयरपोर्ट। कैंपबेल बे दिख भी रहा होगा, कैंपबेल बे एयरपोर्ट। कार निकोबार पे पहुंचो, छोटा सा आइलैंड है, वहां पर एक डॉट डाल के लिख दो कार निकोबार एयरपोर्ट। साउथ अंडमान में पहुंचिए, पोर्ट ब्लेयर को काट कर लिख दीजिए श्री विजयपुरम, इट इज श्री विजयपुरम एयरपोर्ट। इसके बाद बिल्कुल पहुंच जाओ नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान के ये बड़ा ही पॉपुलर एयरपोर्ट है। नॉर्थ अंडमान में आपको जहां सैडल पीक मार्क कराया था ना, दिख रहा है, सैडल पीक के बिल्कुल साउथ ईस्ट में आपको एक बे दिखाई दे रहा है ना एकदम, राइट। सैडल पीक के साउथ ईस्ट में एक बे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल उस बे के साउथ में, माने उस बे से सदर्न एज पर आकर एक डॉट मार्क करके लिख दो दिगलीपुर एयरपोर्ट, DIGILIPUR, दिगलीपुर एयरपोर्ट। ठीक है, अब इनको ना कनेक्ट करो।
दिगलीपुर, श्री विजयपुरम, कार निकोबार एंड कैंपबेल बे। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आरसीएस उड़ान, समझ में आ रहा है कि नहीं? डॉटेड लाइन से लीप फ्रॉग अलाइनमेंट बना दो, समझ गए कि नहीं? और लिख लीजिए इसको आरसीएस उड़ान कनेक्टिविटी। ऐसे नाम लिखने में ना फिर उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। अब आप खुद से अपनी आईज क्लोज करो, आपको मैक्सिमम नाम याद हो गए। दिगलीपुर टू श्री विजयपुरम टू कार निकोबार टू कैंपबेल बे। कैंपबेल बे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमें अपना केस स्टडी ऑफ ग्रेट निकोबार बनाना है। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। तो टूरिज्म गेटवे हो गया। दूसरा लिखो सिविल एविएशन कनेक्टिविटी बिटवीन मेनलैंड एंड आइलैंड्स। तो इसमें तो 2 ही इंक्लूडेड है, श्री विजयपुरम एंड कावारती। ठीक हो गया? श्री विजयपुरम इज पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, श्री विजयपुरम एंड कावारती। अब दूसरा पॉइंट बना लो, बिटवीन आइलैंड्स। अब इसमें हम नहीं बोल रहे, आप अपने आप सोच कर लिखो क्या लिखना है। दिगलीपुर टू श्री विजयपुरम टू कार निकोबार टू कैंपबेल बे एयरपोर्ट। कुछ और याद आ रहा है अपने प्रीवियस क्लासेस से जिसमें हम इसमें बना सके इस प्रकार का पॉइंटर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक तो हमने सिविल एविएशन का एम्फेसिस दे दिया, कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा। दूसरा क्या? ऑप्टिकल फाइबर केबल, याद आ रहा है कि नहीं? स्टार मार्क करके लिखो, ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी मेनलैंड एंड अंडमान। ठीक है, अब बॉक्स आइटम बना लीजिए। The Great Nicobar Development Project, given green clearance by Ministry of Environment, Forest, Climate Change, involving Campbell International Airport, next International Container Transshipment Terminal, next Greenfield Power Plant with industrial township, directly relates to momentum provided to island territory development. Break the statement and write habitat destruction of endemic specimen as Nicobar frog, Nicobar cat snake continues to be the concern of projected development. Close the box. ग्रेट निकोबार में कुछ और भी तो याद ही आ रहा होगा। ग्रेट निकोबार justifies itself to be ecologically very sound location. मैप साइट, आप ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाओगे, पावर प्लांट बनाओगे, ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू गिव बिग मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बट ये तो सोचना पड़ेगा ना एट व्हाट कॉस्ट। याद आ रहा है एग्रीकल्चर प्लानिंग में हमने कहा था आइलैंड टेरिटरी सिर्फ एक ऐसा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है जिसमें फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग एग्रीकल्चर सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट इज नॉट अ सस्टेनेबल चॉइस इन आइलैंड्स। बाय क्लाइमेट चेंज है, फ्रेजिलिटी है, कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मुझे फास्ट फॉरवर्ड मोड में डेवलपमेंट इंड्यूस करना है तो मुझे डेवलपमेंट को टू कंपैटिबिलिटी टू द आइलैंड बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप एक और पॉइंट जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर हमने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को पुश कर दिया या हमें ट्राई सर्विसेज कमांड स्टैब्लिश कर दिया अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो वी आर बाय डिफॉल्ट मोबिलाइजिंग ऑन जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पुश टुवर्ड्स आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट। तो क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या क्या डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट है और क्या क्या हमने मोबिलाइज किया, सबको जस्टिफाई करके वी आर पुशिंग आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट। और आइलैंड टेरिटरी डेवलपमेंट की इतनी प्रायोरिटी माने 2017 से मुझे आईडीए की भी जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि वी आर हैविंग मच डाइवर्सिफाइड चैलेंज दैट हैज बीन लूमिंग लार्ज फॉर आइलैंड टेरिटरी। इसमें चेंज ऑफ द क्लाइमेट आपको पहले ही बता दिया एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर बहुत है। दैट इज द रीजन वी आर हैविंग मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आइलैंड टेरिटरी। बिफोर आई टेक यू टू हिल एरिया, अपना जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। मुझे एक बात बताओ, बैकवर्ड एरिया में 4 कैटेगरीज बनाए, हम जिस सीक्वेंस में पढ़कर चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में बात करते हैं। पहला पढ़ा ट्राइबल, दूसरा पढ़ा रूरल, तीसरा पढ़ा आइलैंड, अब चौथे पर जा रहे हैं हिल एरिया, जो बिल्कुल नेम से है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्या क्या फोकल पॉइंट होना चाहिए? सब एरिया डेवलपमेंट है,
सबका मतलब ही है कि भाई छूटे हुए को किस तरह से मेन स्ट्रीम करें, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंक्लूजन होगा, सस्टेनेबिलिटी होगा, सब कुछ सेम है। लेकिन फिर भी क्या सोच सकते हो किस पॉइंट पर हम इन सबको अलग अलग बना दें। ये चेंज ओवर बॉक्स बनाएंगे, फिर हिल एरिया बनाएंगे। सोचो और बताओ, रूरल डेवलपमेंट का क्रक्स क्या होगा, ट्राइबल एरिया का क्रक्स क्या होगा, सोचो। कम ऑन, है सब एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो सबकी ले देकर बात वही हो रही है। लेकिन फिर भी जो क्रक्स है, जो फोकल पॉइंट है, बिल्कुल जिसको आप कहीं से हटा नहीं सकते। रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डिग्निफाइड लिविंग देना रूरल में। ट्राइबल एरिया का फोकल पॉइंट क्या है, एथनिक आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करना, कंजर्व नहीं, प्रिजर्व करना। ट्राइबल राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, they must team their own people, they must grow in their own field of expertise। किस चीज को फोकस कर रहे हो, their identity। ethnicity सिर्फ ये नहीं होता मैं what is my physical appearance, skin color and cephalic index or nasal index and texture of the hair ना, it is all about my place identity। ये फुतवान पढ़ा था ना, most fundamental man environment relation is place identity। सोचो आइलैंड टेरिटरी का क्या होगा, आइलैंड टेरिटरी का क्या होगा, कनेक्टिविटी। और हिल एरिया बोलोगे नहीं, रूरल एरिया में भी कनेक्टिविटी है, बिल्कुल है, सब तो रीजनल डेवलपमेंट ही है, सब में ले दे के बात तो एक ही हो रही, बट फोकल पॉइंट क्या है। हिल एरिया में क्या, एग्रीकल्चरल प्लानिंग, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, क्या फोकल पॉइंट ऑफ प्लानिंग था, लेसर इन वॉल्यूम मोर इन वैल्यू एग्रीकल्चर विद डिफाइंड लैंड यूज प्लानिंग। किस चीज के लिए, इकोलॉजिकली मोस्ट फ्रेजाइल एरियाज होते हैं वो, लिख लो बॉक्स में। 4 बैकवर्ड एरिया है, बॉक्स में डाल देना, साइड में एडिशनल इंफॉर्मेशन। रूरल डेवलपमेंट इज फॉर डिग्निफाइड लिविंग, ट्राइबल एरिया इज फॉर एथनिक आइडेंटिटीज प्रेजर्वेशन, आइलैंड टेरिटरी गोज विद कनेक्टिविटी एंड हिल एरिया गोज विद फ्रेजिलिटी अबेटमेंट। हैव यू गॉट इट क्लास? अब फटाफट से हेडिंग बना लो, हिल एरिया डेवलप, हिल एरिया डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा आसान सा काम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। इसकी कंटेंट बिल्डिंग के लिए आप हजार्ड रिस्क मिटिगेशन से बिल्टअप कर सकते हो, जो हम पढ़ेंगे। लैंडस्लाइड सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है ना, लैंडस्लाइड, तो उसको पढ़ना जरूरी है, वो आप ऐड कर सकते हैं। पर हिल एरिया के डोमेन में क्या लिखोगे, इसके बारे में क्विक पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। पॉइंट 1, मोबिलाइज्ड इन 1975, दैट इज अगेन 5th प्लान पीरियड फॉर नीलगिरीज। नेक्स्ट, ग्रेजुअली enlarged to cover Himalayas, northeastern region and western Ghats। याद रखना, western Ghats में southern hills included होते हैं। All hill areas are characterized with locational remoteness. Next is hazard prone characteristics. Final is economic vulnerabilities। Next pointer है, Ministry of Rural Development oversees hill area development under urban and regional development formulations and implementation guidelines 2014, that is the framework developed by Ministry of Housing and Urban Affairs as per UN Habitat। This is important। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ हिल एरिया। हिल एरिया डेवलपमेंट को अगर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देख रही है, तो इसका मतलब आप हिल एरिया में डोमिनेंटली रूरल डेवलपमेंट या रूरल टारगेट कर रहे हो। एंड देयर इज नथिंग एग्जैजरेटेड है। अर्बनाइजेशन लेवल्स हमारे कंट्री में ऐसे भी काफी कम है, और जितना आप माउंटेनस एरिया में चले जा रहे हो, आप इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स। I have some urban pockets, but I'm majorly rural, agrarian। So Ministry of Rural Development के अंदर है हिल एरिया डेवलपमेंट, और जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है वो UN हैबिटेट के डोमेन में है, पर डेवलप हमने खुद किया है। और उसका डेवलपमेंट जो है, जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। प्लीज रिकॉल नेशनल मिशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एक मिशन बताया था ना, सस्टेनेबल हैबिटेट, UN हैबिटेट। तो सस्टेनेबल हैबिटेट किसके साथ जाता है, रूरल एंड अर्बन दोनों के साथ जाता है। यू वांट टू क्रिएट सस्टेनेबल लिविंग स्पेस, रूरल एंड अर्बन।
तो यूएन हैबिटेट के डोमेन में है, बट डेवलप वो ब्लूप्रिंट हमने खुद किया है। एंड हिल एरिया डेवलपमेंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत अप्लाइड है। अब आगे हम अपने कन्वेंशनल ब्लॉक पे सब हेडिंग क्रिएट कर लो। इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ प्लानिंग, वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद ऑल वेदर कनेक्टिविटी, दूसरा है स्ट्रिक्ट land use suitability based implementation, third is hazard risk mitigation and management। सोचो अर्थक्वेक से लेकर लैंडस्लाइड से लेकर स्नो एवलांचेस से लेकर फ्लड से लेकर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, आप इसमें काउंटी करते जा सकते हो, क्लाउड बस्ट, मल्टीपल हजार्ड, ठीक है। तो हजार्ड रिस्क मिटिगेशन। नेक्स्ट लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है। सोचकर बताओ पांचवा पॉइंट क्या लिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो, हजार्ड रिस्क मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट करें, लैंड केपेबिलिटी क्लास में, लैंड सूटेबिलिटी याद है ना क्या बोला था, स्टीप स्लोपी एरिया ऑलवेज अंडर ग्रीन, जेंटली स्लोपी एरिया हॉर्टिकल्चर, फ्लैट एरिया फॉर सीजनल क्रॉप, क्योंकि आप उधर से उस कंटेक्स्ट में आप ऑटोमेटिकली अपने रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर दोगे। और हजार्ड की तो इतनी मल्टीपल डायमेंशन है, अभी हम वहां बिल्कुल नहीं जा सकते, पर जैसे ही हम आपको लेकर जाएंगे हम आपको सारे हजार्ड के बारे में समझाएंगे। आपको अगर एक जनरल डिमार्केशन भी दे, थोड़ी देर के लिए देखना, अभी हम उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हजार्ड पर, इसलिए हम इसके नेक्स्ट लेग पर आपको ले जाएंगे। इस मैप को देखो बस थोड़ी देर, सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है, तब बनाएंगे जब लैंडस्लाइड के बारे में बात करें। यही एरिया मार्क किए है ना आपने अपने हिल एरिया, और सारे मेजर इंसिडेंट्स ऑफ ग्लेशियल लेक आउटब्लस्ट फ्लड यहीं पर ही तो आएगा। मेजर केसेस ऑफ स्नो एवलांचेस यहीं आएगा। क्लाउड बस्ट के एग्जांपल जितने हमारे रिसेंट टाइम्स में इंडिया में देखे गए वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के ही तो है। और अर्थक्वेक हमने अभी डिटेल्स में पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको सेस्मिक हाईवेज की भी नॉलेज है, आपको सेस्मिक हाईवेज की भी नॉलेज है, और आपको प्लेट टेक्टोनिक की भी नॉलेज है। 5 जोन्स है तो 4 जोन। एट बाउंड्री मैक्सिमम वेरी हाई रिस्क जोन, देखो एट बाउंड्री में क्या है, शिवालिक है, पूर्वांचल है, अंडमान निकोबार। हमारे सेस्मिक हाईवेज कहाँ गए थे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, सारे पीले पैचेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन पढ़ा था ना, डेक्कन ट्रैप सी। तो चलो ये तो जोन 3 तो मेरा मेजरली नहीं आ रहा है, इसमें हटा दो। बट जोन 5, जोन 4 आ गया ना पूरा का पूरा माउंटेनस एरिया। तो रिस्क एक नहीं है, यहाँ मल्टीपल रिस्क है। बताऊंगे पांचवा पॉइंट क्या करोगे। अभी हम हजार्ड पर ले जाएंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हजार्ड बाद में पढ़े। लैंड क्लासिफिकेशन हो गया उसमें। इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी अबेटमेंट, हम आप अच्छा खुद से सोच कर बताओ आपके बायोस्फेरिक रिजर्व्स कितने, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। क्या करा जाए आप लोगों, कब कॉन्फिडेंस आएगा, कितने मैप साइट, 13। अच्छा दिमाग पर प्रेशर डाल के बताओ, मैक्सिमम मैप साइट ऑल्टीट्यूडनल क्यों है? अगस्त्यमलाई है, नीलगिरी है, कमॉन, पन्ना है, अर्चना कुमार अमरकंटक है, राइट और बस, सिमलीपाल है, नोकरेक है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, जो लेटेस्ट एडेड है ग्रेट हिमालयन मूवी पीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर लैटिट्यूड पर ऑल्टीट्यूड ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। कमन सिर्फ ट्रॉपिकल नहीं होगा ना, हाइट के हिसाब से मल्टीपल अदर होगा। तो आ गया ना, हिल एरिया में क्या होगा, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी बहुत हाई है, इसलिए इकोसिस्टम सर्विसेज ओरिएंटेड प्लानिंग है। यहाँ पर लिखे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th डायमेंशन इज अबेटमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी। ब्रैकेट में अपने रिमाइंडर के लिए इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। याद आया? कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में? 36। इंडिया में कितने हैं? 4। नाम बताओ। सुंडा लैंड को छोड़ दो, बाकी 3 तो हिल एरिया में ही आ गए। वेस्टर्न घाट भी आ गया, हिमालयाज भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट भी आ गया। प्रूफ हो गया ना भाई, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को ब्रैकेट में लिख लो। डज इकोसिस्टम सर्विसेज रिलेटेड प्लानिंग, does ecosystem services related planning, छोड़ दीजिए, हो गया काम खत्म। When we are talking about backward area planning, hill area मुझे रूरल एज भी दे रहा है, मुझे ट्राइबल एज भी दे रहा है, पर फिर भी ये अपने आप में यूनिक क्यों है? क्योंकि इट इज इनकॉर्पोरेटिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
आइलैंड की तरह ये भी रिमोट है, बट यहाँ रिमोटनेस से ज्यादा सबसे मेजर प्रोस्पेक्ट और सबसे मेजर चैलेंज क्या है? इकोलॉजी। ये चीज अपने दिमाग में रखोगे। बाकी तो सारे ही एरिया डेवलपमेंट विल बी एसोसिएटेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, लिंक अप करो, सस्टेनेबल मोबिलाइजेशन करो, तो एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम। आई होप यू आर गेटिंग इट। So what is the crux of hill area development? It is we want to mobilize it on the basis of ecosystem services. Tourism included है economic development में, और tourism include होने से क्या होगा? In situ development होगा। But full focal point क्या है? Ecological fragility। हम इस ब्लॉक पर आ रहे हैं। इस ब्लॉक में एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट तैयार होगा, उसको तैयार करो पहले हमारे साथ। बोल्ड हेडिंग में वाटर है, इसलिए यहाँ पर वाटर द्वारा लिखा, वाटर रिलेटेड हजार्ड रिस्क मिटिगेशन है यहाँ। सिलेबस में अभी भी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा है, बट इसका नाम हमने चेंज कर दिया है। 11th प्लान से ही चेंज है, काफी पुराना नाम चेंज है। बाय डिफॉल्ट फ्लड 3 जगह लिखा है सिलेबस में, ड्राउट 3 जगह लिखा है, तो हम इसको स्किप तो कर ही नहीं सकते। हमें इनके बारे में बात करनी है। और इतना बड़ा फ्लो चार्ट बनाना है या अपने हेडिंग को इतना बड़ा मोल्ड देने का क्या रीजन है, सोच कर देखो। फ्लड का मतलब होता है वाटर सरप्लस और ड्राउट का मतलब होता है वाटर डेफिसिट। ड्राउट 3 डायमेंशन के बताए जाते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में भी। एक को कहते हैं एग्रीकल्चरल ड्राउट, दूसरे को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल ड्राउट, तीसरे को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। अगर हजार्ड के कैटेगरी में लाएंगे तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट को लाना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल ड्राउट या क्लाइमेटोलॉजिकल ड्राउट जो है वो शॉर्ट टर्म वाटर स्केर्सिटी है, जो कहीं फूड इनसिक्योरिटी को एनहांस कर सकता है, डिग्निफाइड लिविंग को चैलेंज कर सकता है, बट हजार्ड नहीं कहा जा सकता। फ्लड बाय डिफॉल्ट डिनोट्स दैट हजार्ड, जहां पर अगर रिस्क इवॉल्व होगा तो पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से सोचना, यहाँ पर बहुत सारा डेविएशन है। हजार्ड की बात हो रही है तो थोड़ा सा इंच अप डेविएट करना पड़ेगा, लेकिन कंटेन करके रखेंगे अपने आप को, क्योंकि हमें हजार्ड अलग से ही पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन फ्लड और ड्राउट को हम पूरी तरह से यहाँ कवर करेंगे, मतलब एटलीस्ट टचिंग। माने व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया? मॉनसूनल रेन हो सकता है, और अभी थोड़ी देर पहले बोलकर हटे, साइक्लोन लैंडफॉल हो सकता है, सुनामी हो सकता है, अभी एरिया को सोचो, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हो सकता है, क्लाउड बस्ट हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो आई कैन हैव मेनी कॉजेज ऑफ फ्लड। फ्लड सिर्फ इन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, क्योंकि इनको एकदम कहना नेचुरल है तो वो तो बड़ा है, तो सीधा कहें क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर से नहीं होते। ब्रीच ऑफ एम्बैंकमेंट एंड डैम से भी होते। अर्बन फ्लडिंग भी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, तो कहीं रुकना तो है ही नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा इलाबोरेट हेड हो जाता है। लेकिन फ्लड क्या है? फ्लड इज दैट वाटर रिलेटेड हजार्ड एंड ड्राउट इज दैट वाटर रिलेटेड चैलेंज। हजार्ड नहीं बोल रहे क्योंकि ड्राउट के 3 डायमेंशन है, जो एक्चुअली 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, क्योंकि फ्लड कह रहा है वाटर सरप्लस और ड्राउट कह रहा है वाटर डेफिसिट। और फ्लड एंड ड्राउट के अबेटमेंट के कुछ डायरेक्ट मेजर्स हैं, जिसको आप फ्लड प्रूफिंग एंड ड्राउट प्रूफिंग बोलते हैं। ड्राउट प्रूफिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एग्रीकल्चर में।
कौन सा ड्राउट है जो सबसे ज्यादा रीअकरिंग है, इसलिए चैलेंज बोलना ज्यादा बेटर है हजार्ड बोलने के मुकाबले। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल ड्राउट प्रूफिंग का क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई किया हमने? ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यस, तो अगर मुझे ड्राउट अबेटमेंट के डायरेक्ट मेजर की बात करनी हो तो हम क्या कहेंगे? मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड ड्राउट टाइप विच इज अ चैलेंज नॉट हजार्ड इज एग्रीकल्चरल ड्राउट। एंड एग्रीकल्चरल ड्राउट को अबेट करने के लिए हमने क्या मोबिलाइज किया है? ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अपने आप दिमाग में क्वेश्चन आता है, अरे हम ड्राउट अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कहां चले गए? क्योंकि हम कौन से ड्राउट को सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर अबेट करने की कोशिश कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल ड्राउट को। फ्लड अबेटमेंट के डायरेक्ट मेजर क्या है? प्रिडिक्शन, प्रिकॉशन, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन। प्रिडिक्ट कौन करेगा? IMD। प्रिकॉशनरी मेजर किसके डोमेन में है? नेशनल वाटर कमीशन। रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन किसके डोमेन में है? NDMA, NDRF एंड आर्म्ड फोर्सेस। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट मेजर। अब आप दोनों को सोचो, फ्लड वी हैव बीन परफेक्ट, WMO हमें कितने स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज करता है एज IMD इज वन ऑफ द मोस्ट इक्विप्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना स्ट्रांग कि नदर्न इंडियन रीजन में, नदर्न इंडियन ओशन रीजन में, इट इज न्यू दिल्ली IMD that is taking the control of our cyclone mitigation, risk highlighting list का जो नाम है उसको select out करना है, etc. So when I try to take that into domain, हमने prediction बड़ा perfectly mobilize कर दिया, precautionary attempt भी more or less is correct, rescue भी we have been very successful. हमने images देखे flood होने पर किस तरह से airlift किया जाता है population को, हमने किस तरह से कंट्रोल किया है लॉस ऑफ लाइफ विद मेनी रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। बट रिहैबिलिटेशन जब आता है तो चैलेंज सामने आ जाता है। आप रेस्क्यू में तो एयरलिफ्ट कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन क्या है? आप उनको ड्रॉप बैक थोड़ी ना कर सकते हो। कंटेनमेंट, द वाटर दैट हैज बीन लॉग्ड उसको डिस्चार्ज करना, कंटेनमेंट ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, जो मेरा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या पोजेशन का लॉस हुआ है उसको हेल्प करना, कंपनसेट करने के लिए, जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ उसको डेवलप आउट करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमॉन सेंडाई फ्रेमवर्क, बिल्ट बैक बेटर। रिहैबिलिटेशन आज तक भी हमारे कंट्री में इतना चैलेंजिंग है कि केदारनाथ फ्लड्स को भी अभी तक हमने पूरा रिहैबिलिटेट नहीं किया, माने उसके इफेक्ट को। मोर देन 10-12 years have passed by। कहने का मतलब यह है कि फ्लड एक ऐसा रीअकरिंग चैलेंज है हमारे लिए जिसको हमें कंट्रोल करना है फुली। तो यहां पर पकड़ो ऐसा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्लड, आप बताओ व्हाट इज फ्लड, व्हाट आर इट्स कॉजेज, व्हिच आर द फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया, हाउ डू आई टेक फ्लड प्रूफिंग विद डायरेक्ट मेजर, सब कुछ करो। और सारे एवरेज स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चरल मेजर, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, वो भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो सिर्फ इधर ही आया। फ्लड अबेटमेंट के इनडायरेक्ट मेजर्स भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम वाटर सरप्लस टाइम और स्पेस से वाटर डेफिसिट टाइम और स्पेस पर पानी को ले जाए तो हम फ्लड को भी अबेट कर लेंगे और ड्राउट को भी अबेट कर लेंगे? तो फ्लड प्रूफिंग का पैसिव मेजर है एरिया अप्रोच, कमांड एरिया एंड वाटरशेड। ड्राउट प्रूफिंग का पैसिव अटेम्प्ट है कमांड एरिया एंड वाटरशेड। और कमांड एरिया और वाटरशेड को समझना है तो बिल्कुल फिर से वही समझो, मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, कंबाइन स्मॉल, कंबाइन मीडियम, कंबाइन कम ऑन माइक्रो स्मॉल मीडियम, कंबाइन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कंबाइन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कमांड एरिया, इंटरा बेसिन, व्हाट इज बेसिन? कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन में डिफरेंस बताया था ना। कैचमेंट एरिया जाता है एक रिवर के साथ, बेसिन जाता है रिवर सिस्टम के साथ। एक बेसिन, गेंजेटिक बेसिन, फ्रॉम वेयर गेंजेटिक सिस्टम इज अटेनिंग इट्स डिस्चार्ज फ्रॉम। हमारे कंट्री में सारे कमांड एरिया कैसे इंप्लीमेंट किए गए? इंटरा बेसिन, इंडिविजुअल ट्रिब्यूटरी एंड इट्स इन्फ्लुएंस जोन। इंटरा बेसिन, गंगा बेसिन, इंडिविजुअल ट्रिब्यूटरी, दामोदर and its influence zone, दामोदर वैली कॉरपोरेशन कमांड एरिया। एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन है इंदिरा गांधी कनाल,
वो इंटर बेसिन है, सतलज से लूनी में जा रहा है ना, लूनी के कैचमेंट एरिया में ही है ना, बाकी सब इंटरा बेसिन है। तो सोचेंगे हर ड्रेनेज बेसिन में मेजर ड्रेनेज बेसिन मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, देयर कैन बी मेनी मेजर कमांड एरिया। मेजर कमांड एरिया का साइज क्या होता है? इट इज 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल का मतलब क्या हुआ? अरेबल। तो 10,000 हेक्टेयर हुआ मेजर। एक मेजर में बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं 2,000 से 10,000, एक मीडियम में बहुत सारे माइनर हो सकते हैं लेस देन 2,000 हेक्टेयर सीसीए, और एक माइनर में बहुत सारे कमांड एरिया हो सकते हैं, बहुत सारे वाटरशेड हो सकते हैं। वाटरशेड क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक यूनिट। आज की डेट में इसको, इस अप्रोच को हम इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मल्टीपल वाटरशेड कंबाइंस टू मेक अ कमांड एरिया। अब कमांड एरिया के 3 कैटेगरी हैं, और कमांड एरिया एंड वाटरशेड क्या कर रहा है? फ्लड और ड्राउट दोनों को अवेट कर रहा है, बट एज एरिया अप्रोच। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा रूरल डेवलपमेंट का टारगेट है भाई डिग्निफाइड लिविंग दो रूरल पीपल को। ट्राइबल एरिया का फोकस है भाई एथनिसिटी को प्रिजर्व करो। हिल एरिया का है इकोसिस्टम सर्विसेज या इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी को अबेट करे, और हमारा आइलैंड टेरिटरी का है दैट वी वांट टू हैव अ फेवरेबल कनेक्टिविटी। तो हमारे कमांड एरिया और वाटरशेड का क्या है? We want to abate water related challenge in area development। तो अर्बनाइजेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी है, बट आपका फोकल पॉइंट क्या है? कि वाटर रिलेटेड चैलेंजेस को अबेट करो। तो आंसर कैसे बनेगा? थोड़ा ध्यान से सुनना, फिर पॉइंटर्स तो हम आराम से लिख ही लेंगे। फ्लड, एग्जामिनर ने कहा फ्लड प्रूफिंग, व्हाट इज फ्लड इन इंडिया, व्हाट आर द वेज वी आर अबेटिंग इट। तो आप शुरू करो, फ्लड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद बताओ फ्लड प्रोन एरियाज, फिर बताओ भाई फ्लड प्रोन एरियाज में फ्लड प्रूफिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। तो उसके तो 4 ही पिलर है, प्रिडिक्शन, प्रिकॉशन, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन। वो सब चले जाएंगे डायरेक्ट मेजर में, सब डायरेक्ट में चले जाएंगे। उसके बाद आपको अबव एवरेज सोचना है। आपको क्या करना पड़ेगा? पैसिव। हमारे पास वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है, जो कमांड एरिया है, वो भी तो फ्लड प्रूफिंग के लिए है। बिल्कुल वैसे ही आप आंसर लिख रहे हो, कमांड एरिया डेवलपमेंट 1975 से शुरू किया। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट तो 48 से ही शुरू कर लिया। कमांड एरिया को 1975 से क्यों शुरू किया? बिकॉज वी वांटेड टू हैव अ होलिस्टिक एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, नॉट जस्ट टू अबेट वाटर रिलेटेड चैलेंजेस जानबूझकर बोल रहे हैं, क्योंकि ड्राउट के तीनों डायमेंशन को आप हजार्ड में नहीं काउंट कर सकते। वाटर रिलेटेड चैलेंजेस विद एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। तो कमांड एरिया की जरूरत क्या है? क्योंकि इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री दैट इज रीलिंग अंडर सरप्लस एंड डेफिसिट वाटर इन द साइक्लिक डोमेन इन द एनुअल रेफरेंस। जब समर होगा और मॉनसूनल सीजन होगा तो आप वाटर सरप्लस टाइम पर है। अब लेजर भी हो रहा है, रेन वाटर भी हो रहा है, तो फ्लडिंग होगा। और अगर उल्टा दूसरे टाइम पर चले जाओगे तो वाटर स्कैर्सिटी होगी। तो मुझे क्या करना है? कमांड एरिया या वाटरशेड में हम वाटर रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं विद इन कोट्स बोल्डली अंडरलाइन। तो कैन आई कंटेन रीअकरिंग फ्लड एंड ड्राउट्स इन इंडिया? यस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टारगेटेड एज कमांड एरिया एंड वाटरशेड। तो आप कमांड एरिया का आंसर लिखोगे तो आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंडिया सफर्स विद फ्लड एंड ड्राउट। आप फ्लड प्रोन एरिया का आंसर लिख रहे हो तो आंसर क्या होगा? What is flood? What are the flood prone areas? What are the direct measure? And what is command area and watershed doing? Drought में भी बिल्कुल वैसे, what is the direct measure for drought proofing? Dry land farming practices. And then what are the other measure? Command area and watershed. I hope you are understanding. इसलिए जब इंदिरा गांधी कनाल कमांड लो तो डेजर्ट डेवलपमेंट आ जाता है, कावेरी कनाल कमांड लो तो फ्लड एंड ड्राउट दोनों अबेटमेंट आता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बिल्कुल ड्राउट अबेटमेंट आता है छोटानागपुर प्लाट्यू रीजन में। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन तो अपने 110% केस स्टडी बनता है, बिकॉज इट इज ओल्डेस्ट एंड हैव ट्रिगर्ड दैट काइंड ऑफ सक्सेस कमांड एरिया जिसमें एग्रीकल्चर का फोकल पॉइंट नहीं है। जब हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कर रहे थे तभी तो आपको बोलता ना साउथ ईस्ट प्लाट्यू में भूल कर भी मत लिख देना फेवरेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नहीं है, क्यों नहीं है? ड्राउट प्रोन एरिया है, रेड सॉइल है, इट डजंट हैव दैट एग्रीकल्चर।
फिर इसकी जरूरत क्यों है? ये हजार्ड के लिए नहीं हो, बट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इंडिया इज मल्टीप्लाइंग इट्स वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्ट्रेस एंड वाटर रिस्क। इंडिया एकदम हॉटस्पॉट एरिया है। देखो जरा इसको, दोनों चीजें पहले तो पिकअप कर रहे हैं ग्लोबल डायमेंशन पे, उसके बाद फिर इंडियन इमेज पर दिखाएंगे। ये बनता है होलसम अंडरस्टैंडिंग। माने आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट पर रहोगे तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ इंडिया को फोकस करो। लगभग पूरा इंडिया आ गया है कि एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी में, और इसको चलो ग्लोबल डायमेंशन में, भाई हमारे लिए ना सब सोरोस है, सब एंटी इंडियन है। ये नीति आयोग का इमेज है। 54% of India faces extreme to high water stress. That is the reason union government have modified its status from being just a suggestor to truly taking the planning. जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति अभियान अम्ब्रेला है। जल जीवन मिशन रूरल एरिया में कर पहुंचे यहाँ पर, अटल भूजल योजना, कैच दी रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। क्योंकि अगर आप उसको जस्टिफाई करोगे तो वाटर रिलेटेड कौन सा चैलेंज को अवेट कर दोगे? वाटर स्ट्रेस, वाटर स्केर्स, दोनों में डिफरेंस है। वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्ट्रेस एंड वाटर रिस्क। रिस्क हजार्ड के साथ चला गया। कम ऑन, रिस्क इज फंक्शन ऑफ, risk is function of exposure, vulnerability and कुछ गया अंदर कि बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड बैठे हुए? कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो खैर बताए, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दिमाग में पकड़ो, हम लिख रहे हैं फ्लड प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कैसे शुरुआत होनी चाहिए? Which are the locations of the country? I hope have got that map. Let me show you. Which are the parts of the country that are flood prone? फ्लड के एग्जाम्पल्स या रीजन ही इतने सारे हैं कि लगभग पूरा इंडिया फ्लड प्रोन हो जाता है। एंड नाउ थैंक्स टू अर्बन फ्लड, आपके मैप पे भी अपना स्कूल एटलस खोलो, आपने खोला हुआ ये टू सी साइक्लोन अफेक्टेड एरिया लायबल टू फ्लड। तो क्या फ्लड सिर्फ रिवराइन फ्लड है? अपने मैप को देखो, ये पूरा बेल्ट सुनामी अफेक्टेड है, दिख रहा है नहीं? पूरा साउथ ईस्टर्न इंडिया सुनामी अफेक्टेड है। साइक्लोन में डैश लाइन दिया हुआ है, नेचुरल हजार्ड। हैदराबाद से लेकर, बेंगलुरु से लेकर, चेन्नई से लेकर अहमदाबाद, आप अर्बन फ्लड्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपने तो फ्लड को पैन इंडियन बना दिया ना। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। तो फ्लड क्या है, फ्लड अबेटमेंट क्या है, उसके डायरेक्ट मेजर्स क्या है, वहीं पर रुक जाओगे तो आंसर एवरेज लेवल पर भी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि फ्लड प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम is not just abating reoccurring flood, it is also developing the ways by which I can contain reoccurrence of flood. तो वो कहाँ ले जाएगा मुझे? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर ही तो ले जाएगा। और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का कौन सा एरिया अप्रोच है? कमांड एरिया। वाटर कमांड एरिया को ऐसे समझो ट्रिकल डाउन, और वाटर शेड को समझो बॉटम अप। बस सिंपल सा लॉजिक है। हमने 12th प्लान में 11th प्लान के मिड से कमांड एरिया में पीआईएम मोबिलाइज कर दिया, याद आ रहा है? पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। क्योंकि कमांड एरिया का प्रिंसिपल फोकल पॉइंट क्या होगा? कनाल। कनाल की वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? 30 से 40%। क्यों है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, मेरे पास इतना फंड ही नहीं है। तो वेट ही क्यों कर रहे हो कि अथॉरिटीज फंड दे? आप ही की तो बचत, आप ही का तो बचाव हो रहा है। फिर फ्लडिंग आप ही को फेवरेबल वाटर रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है, तो नेचुरल लेवीज के एम्बैंकमेंट, बायो ड्रेनेज बनाइए, डीसिल्टिंग कीजिए कनाल का, पीआईएम। तो आपने कमांड एरिया को भी अब बॉटम अप अप्रोच में मोबिलाइज किया। तो वाटरशेड बाय डिफॉल्ट हैज टेकन अम्ब्रेला स्लॉट। आज की डेट में कमांड एरिया इतनी तेजी से बात नहीं किया जाता जितनी तेजी से वाटरशेड किया जाता है, बिकॉज वाटरशेड इज व्हाट? कस्टमाइजिंग। जनरल अप्रोच में तो हम 75 से काम कर रहे हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं? कस्टमाइजिंग, हर एरिया को स्पेसिफिक। तो हर एरिया को स्पेसिफिक कैसे दोगे? बॉटम अप अप्रोच से। दैट इज वाटर। तो फ्लड प्रूफिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट। ड्राउट प्रूफिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट। डेजर्ट डेवलपमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट?
इट इज बॉटम अप अप्रोच ऑफ कमांड एरिया। और अगर आपसे पूछ लिया वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो बताना पड़ेगा ना कि वाटर रिसोर्स की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट जस्ट scarcity, inequality in distribution, multiplying challenges due to climate change. It is also water related risk. तभी तो मुझे वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए हम एरिया डेवलपमेंट अप्रोच ले रहे हैं। तब आप नहीं बात करोगे इसकी। आपने आंसर लिखना शुरू किया वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपका इंट्रोडक्शन कैसा आएगा? वाटर रिस्क प्लस वाटर स्ट्रेस एंड वाटर स्केर्सिटी। इसीलिए हमने क्या क्या अप्रोच लिए? एरिया डेवलपमेंट अप्रोच लिए जो जनरल था बिगनिंग में, अब हमने उसको बॉटम अप किया डोमिनेंटली, एंड यूनियन गवर्नमेंट का रोल ट्रांजिशन देखा, क्योंकि आप वाटर को लार्जली किस लिस्ट में डाल रहे हो? स्टेट की लिस्ट में। स्टेट गवर्नमेंट टेंड्स टू मेक प्लानिंग एंड पॉलिसी। अब यूनियन गवर्नमेंट क्यों कूदी प्लानिंग पॉलिसी? क्योंकि मुझे वाटर रिसोर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज, इंडिया इज स्ट्रांगली इवॉल्विंग as a water stress country in spite of the fact that we are having 4% of global fresh water. समझ में आ रहा है? flood indirect measure, drought indirect measure, water resource management. Why India need to have water resource management? Because India has water risk and is becoming water stressed and scarce. ठीक है, फ्लो चार्ट में ये टर्म ऐड करो। हम ये टर्म्स का मीनिंग आपको सबसे पहले बताएंगे। हजार्ड रिस्क लिखा ही हुआ है, फिर भी लिख दे रहे हैं, ये है वाटर रिस्क का कॉलम, और ये कॉलम में क्या आ जाएगा? वाटर स्ट्रेस एंड वाटर स्केर्सिटी। दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, ऑफ कोर्स रिलेट जरूर। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों है, रिस्क अबेटमेंट भी है, स्ट्रेस और स्केर्सिटी अबेटमेंट भी। ठीक है, तो हमें फ्लड प्रोन एरिया, ड्राउट प्रोन एरिया जानबूझकर फ्लो चार्ट में लिखा नहीं, स्टडी प्लान में बनाया था। डेजर्ट डेवलपमेंट भी ऐड किया था, तो डेजर्ट को आप हजार्ड में नहीं डाल सकते ना, इसलिए डेजर्ट को इस फ्लो चार्ट में नहीं लिखा है। बॉक्स आइटम डेफिनेटली बीच में बना। चलिए, आई टेक यू टू दिस टुमारो। आज जरा मैप, आज बनाओ अपना इनलैंड वाटरवेज का मैप। अपने स्कूल एटलसेस को ओपन कीजिए, रोडवेज का मैप खोलिए, इनसेट मैप है आपके पास इनलैंड वाटरवेज का। नेशनल वाटरवे 1, वाटरवे 2, वाटरवे 3, वाटरवे 4, वाटरवे 5, ये पांचों बनेंगे आज आपके मैप। और ये बनने के बाद ये बनेगा, बिकॉज वी हैव 111, बट जो मोबिलाइज्ड एग्जाम्पल्स उसको मार्क कर रहे हैं, तो रिविजन के लिए सफिशिएंट है, ये बनेगा। तो आपने जब वाटरवे 1 बना लिया, आपने वाटरवे 2 बना लिया, बांग्लादेश में इसको एक्सटेंड करोगे, ये तो इंडिया में ही है हुगली, ये तो वाटरवे 1 है, ये बांग्लादेश में एक्सटेंड हुआ। ये कौन सा रिवर है? जमुना। आपका इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ये ग्रीन डॉटेड लाइन, दिस हैज टू बी एडेड इन योर मैप। जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे थे, हमने आपको तभी बता दिया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपकी नॉलेज में होना चाहिए। खुलना होना चाहिए, करीमगंज होना, करीमगंज राइट एट असम, बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर। सो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट हैज टू बी इंक्लूडेड। द ग्रीन हल्दिया से लेके जा रहे हो, करीमगंज तक लेके जा रहे हैं, एंड इट बाय डिफॉल्ट इज ट्रेवर्सिंग वाया नॉट जमुना। इसको जरा ध्यान से देखना, ये तो जमुना है, यहां से आपके पास पद्मा आ गई, तो ये कौन सी नदी हो गई? मेघना। पद्मा इज गंगा इन बांग्लादेश, जमुना इज ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। ठीक है, इसको जरूर ऐड करें। इनलैंड वाटरवेज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, डन फॉर टुडे।